हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड डिवाइसेस के लेक्चर 6 में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने आइडियल वर्सेस प्रैक्टिकल डायोड के बारे में पढ़ लिया था और हमने देखा था कि आइडियल डायोड एक यूनिडायरेक्शनल स्विच की भांति काम करता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ लिया था रेजिस्टेंस लेवल्स ऑफ डायोड। इसमें 3 प्रकार के थे, डीसी और स्टैटिक रेजिस्टेंस, एसी और डायनेमिक रेजिस्टेंस और एवरेज एसी रेजिस्टेंस। एवरेज एसी रेजिस्टेंस में हमने पढ़ा था यह पॉइंट टू पॉइंट डिफाइंड होता है और हमने यह भी सीखा था कि उन दो पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस का जो लेवल था, जो एवरेज एसी रेजिस्टेंस का जो लेवल था, वह फिक्स रहता है, स्थिर रहता है। तो आज का हमारा टॉपिक है वो है डायोड इक्विवेलेंट सर्किट, जिसमें हम पढ़ेंगे क्या, पीस वाइज लीनियर इक्विवेलेंट सर्किट, फिर हम पढ़ेंगे सिंप्लीफाइड इक्विवेलेंट सर्किट, फिर हम पढ़ेंगे आइडियल इक्विवेलेंट सर्किट। इसके बाद हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ जंक्शन कैपेसिटेंस इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन एंड इन रिवर्स बायस कंडीशन। तो चलिए शुरू करते हैं डायोड इक्विवेलेंट सर्किट से। तो डायोड इक्विवेलेंट सर्किट्स में देखिए हमें करना क्या है, द डिवाइस सिंबल कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम अ schematic and the equivalent circuit inserted in its place without severely affecting the actual behavior of the system। यानी कि जो हमारी सर्किट है, सर्किट का जो बिहेवियर है, जो सिस्टम का बिहेवियर है, उसको ज्यादा डिस्टर्ब न करते हुए हमें क्या करना है, उस जो हमारा डायोड का जो सिंबल है उसको हटा करके इक्विवेलेंट सर्किट हमें वहां पर इंसर्ट करना है, लगाना है। The result is often a network that can be solved using traditional circuit analysis techniques such as KVL and KCL। तो दोस्तों आपको ये क्लियर होना चाहिए कि हम ये कर क्यों रहे हैं। डायोड इक्विवेलेंट सर्किट हम कर इसलिए रहे हैं ताकि हम डायोड को रिप्लेस करके जो नेटवर्क कंपोनेंट के रूप में, जैसे रेजिस्टेंस हुआ या वोल्टेज लेवल हुआ, इसके रूप में हम वहां पर रिप्रेजेंट कर सकें और हमारा सिस्टम भी इफेक्ट न हो, यानी जो सिस्टम का जो एक्चुअल बिहेवियर है वो डिस्टर्ब न हो। क्योंकि डायोड हमारा क्या है, नॉन लीनियर डिवाइस है और जब तक उसका हम इक्विवेलेंट मॉडल या इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस नहीं करेंगे तब तक हम जो हमारे ट्रेडिशनल सर्किट एनालिसिस टेक्निक्स हैं, जैसे कि केवीएल या केसीएल है, हम उसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यही हमारा उद्देश्य है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया यह 3 प्रकार का होता है, 3 टाइप्स ऑफ इक्विवेलेंट सर्किट्स। पहला है पीस वाइज लीनियर, दूसरा है सिंप्लीफाइड और तीसरा है हमारा आइडियल। तो 3 प्रकार के हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम पीस वाइज लीनियर इक्विवेलेंट सर्किट से। इनको हम इक्विवेलेंट सर्किट ना बोल के कई बार इक्विवेलेंट मॉडल्स के नाम से भी हम बुलाते हैं, जैसे पीस वाइज लीनियर इक्विवेलेंट मॉडल। तो देखिए ये ग्राफ है आपका, जो आपका फॉरवर्ड बायस में कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ है। क्योंकि इसका नाम क्या है, पीस वाइज लीनियर, यानी कि हमें पीस वाइज यानी टुकड़ों में, पार्ट में उसको हम लीनियर बनाने की कोशिश करेंगे। तो जो 2 टुकड़े हैं वो मैं बता दूं। देखिए एक पार्ट हमारा क्या, एक पीस क्या है यहां से यहां तक और एक पीस हमारे यहां से लेकर के यहां तक, यानी ये लीनियर हो जाएगा। प्रैक्टिकल हमारा क्या है, ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, आपने प्रैक्टिकल भी किया होगा। तो हम 2 पार्ट में करेंगे, 2 पीस में करेंगे, फर्स्ट पीस एंड इट इज योर सेकेंड पीस। तो चूंकि ये जो है यहाँ पे दिख रहा है कट इन वोल्टेज 0.7 वोल्ट, तो ये ऑब्वियस सी बात है ये सिलिकॉन डायोड के लिए ट्रेस किया हुआ है। ये हमारा इक्विवेलेंट, हमारा जो सिंपल सा सिंबल है हमारा, ये एनोड है और ये कैथोड है और फॉरवर्ड बायसिंग की गई है। तो करंट की जो डायरेक्शन होगी फ्रॉम एनोड टू कैथोड। अब देखना यह है, इसी डायोड को, ये जो डायोड है जो सर्किट में लगा होगा, उसी डायोड को रिप्लेस करके हमें क्या करना है, इसका जो पीस वाइज लीनियर इक्विवेलेंट मॉडल सर्किट में है वो हमें क्या करना है, ये 3 चीजें आएंगी, एक आइडियल डायोड और एक एवरेज रेजिस्टेंस और एक वोल्टेज सोर्स। इन तीनों के बारे में पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि आर एवरेज, जो कि यहाँ 10 ओम दिया हुआ है। देखिए इस ग्राफ को देख के आपने, जिन लोगों ने पिछले लेक्चर मेरा अटेंड किया होगा, देखा होगा, वो खुद से सॉल्व कर सकते हैं 10 ओम कहां से आ रहा है। फिर भी मैं बता दे रहा हूं, देखिए आर एवरेज देखिए पॉइंट टू पॉइंट कैलकुलेट होता है। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है, अगर इस ग्राफ को देखें, एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट हमारा ये है। तो इन दोनों के बीच में क्या है, वोल्टेज का जो डिफरेंस है 0.1 का डिफरेंस है और जो करंट का डिफरेंस क्या है वो ये 10, देखिए 10 मिली एम्पियर यहां पर है और पॉइंट हमारा ये है। तो 10 - 0
यानी कि 0.1/10 और 10 किस में है, मिली एम्पियर में है, तो आर एवरेज क्या हो जाएगा, 10 ओम आएगा। यानी कि यहाँ पर एक एवरेज हमारा रेजिस्टेंस आ गया है जो कि इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक वो कांस्टेंट है, डिफाइंड है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक को हम डिस्कस करेंगे। आइडियल डायोड एवरेज रेजिस्टेंस तो मैंने बता ही दिया है, और फिर वोल्टेज सोर्स को और इसकी पोलैरिटी को भी बताएंगे क्यों ऐसा बना है। देखिए, एवरेज एसी रेजिस्टेंस इज कंसिडर्ड फॉर स्लोपिंग सेक्शन, यानी इस स्लोपिंग सेक्शन के लिए हमने क्या कंसिडर किया है, एवरेज एसी रेजिस्टेंस को हमने कंसिडर किया हुआ है। इसके बाद देखिए, ideal diode is included to establish that there is only one direction of conduction through the device and a reverse bias condition will result in the open circuit state for the device। यानी कि आइडियल डायोड, देखिए आपने पिछले लेक्चर अटेंड किया होगा और देखा होगा, आइडियल डायोड देखिए जरा सा भी फॉरवर्ड बायसिंग होती है, 0.00001 कितना भी कम, जस्ट फॉरवर्ड बायसिंग हुई और ये आइडियल डायोड क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा और वहां पे एक स्विच की तरह ये स्विच जो है ऑन हो जाएगा और वहां से करंट फ्लो करेगी। और वहां पे हमने देखा था कि फॉरवर्ड बायसिंग में 0 ओम रेजिस्टेंस होता है और रिवर्स बायसिंग में इनफाइनाइट ओम रेजिस्टेंस होता है, यानी ओपन सर्किट होता है आइडियल डायोड का। तो यानी आइडियल डायोड सिर्फ ये बता रहा है कि करंट ऐसे फ्लो करेगी, जो डायरेक्शन दिखाया गया है वो करंट ऐसे फ्लो करेगी आइडियल डायोड में। तो ये बेसिकली क्या दिखाता है, ये करंट की यानी कंडक्शन की डायरेक्शन को दिखाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंस अ सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड डज नॉट रीच द कंडक्शन स्टेट अंटिल VD रीचेस 0.7 वोल्ट विद द फॉरवर्ड बायस, यानी कि सिलिकॉन सेमीकंडक्टर को अगर हम देखें, वो कंडक्शन स्टेट में तब तक नहीं पहुंचता है जब तक उसको 0.7 वोल्ट न दे दिया जाए। अगर यही बात किया जाए, जर्मेनियम की बात की जाती तो यही 0.7 वोल्ट न होकर के जर्मेनियम के लिए क्या हो जाता है, ये 0.3 वोल्ट हो जाता है इस डिस्कशन में। फिलहाल हम सिलिकॉन को लेकर चल रहे हैं, तो सिलिकॉन के लिए ये 0.7 वोल्ट होता है, यानी कम से कम हम 0.7 वोल्ट से फॉरवर्ड बायसिंग करेंगे तभी कंडक्शन स्टेट हमें मिलेगा, नहीं तो उसके थ्रू कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी। A battery VK opposing the conduction direction must appear in the equivalent circuit। चूंकि हम कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ से भी हमने देखा था कि कट इन वोल्टेज ऑलमोस्ट 0.7 वोल्ट था हमारा सिलिकॉन के लिए, तो यानी कि ये समझ में आता है 0.7 वोल्ट कम से कम दिया जाना चाहिए ताकि वो कंडक्शन स्टेट में डायोड हमारा आए। तो क्या होगा, एक बैटरी इक्विवेलेंट यहां बना दिया, क्या है वो, क्या कर रहा है, वो अपोज कर रहा है। फिर से पढ़ देते हैं, अब बैटरी V के अपोजिंग द कंडक्शन डायरेक्शन, यानी ये अपोज कर रहा है, अर्थात इस डायोड के थ्रू अगर करंट फ्लो कराना है तो कम से कम इसको ओवरकम करना होगा, यानी कम से कम 0.7 वोल्ट हमें देना पड़ेगा, तभी इसके थ्रू कंडक्शन स्टार्ट होगा। The battery simply specifies that the voltage across the device must be greater than the threshold battery voltage before conduction through the device। यानी कि जो हमारा डिवाइस था, जो डायोड था, उसके थ्रू कंडक्शन कराने के लिए ये जो VK है, यानी कि जो पॉइंट सिलिकॉन को लेकर चल रहा है, तो ये VK हमारा जो है 0.7 वोल्ट है, तो हमें कम से कम 0.7 वोल्ट या उससे अधिक देना पड़ेगा, तभी इस डायोड के थ्रू कंडक्शन संभव है, नहीं तो कंडक्शन संभव नहीं है। द डायरेक्शन ऑफ कंडक्शन इज डिक्टेटेड बाय द आइडियल डायोड। तो आइडियल डायोड का देखिए सिंपल सा है, आपको पता है, ये सिर्फ इसलिए दिखाया गया ताकि हमें कंडक्शन की जो है डायरेक्शन हमें पता चलती रहे। द डायरेक्शन ऑफ कंडक्शन इज डिक्टेटेड बाय द आइडियल डायोड। आइडियल डायोड अगर ऐसे बना है तो ऑब्वियस सी बात है करंट की डायरेक्शन हमारी ऐसे होती है, एनोड टू कैथोड। ठीक है, when conduction is established the resistance of the diode will be specified value of RAV। ये हम ग्राफ से भी देख चुके हैं, जो ऑपरेटिंग कंडीशन से हमें मालूम रहता है कि R एवरेज की वैल्यू जैसे यहाँ पर 10 ओम निकल के आई थी, तो ये हमें पता है कि एक बार कंडक्शन स्टार्ट हो गया तो इसकी R एवरेज की वैल्यू फिक्स हमें मालूम रहती है, तो R एवरेज उस वजह से आया है। VK in the equivalent circuit is not an independent voltage source। दोस्तों देखिए, इसको अच्छे समझ लीजिए, कई बार इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको कंफ्यूज किया जाता है, तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, इस चीज को समझ लीजिए। ये जो VK है इक्विवेलेंट सर्किट में, जो VK बनाया गया है, यह एक इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि इफ वोल्टमीटर इज
placed across an isolated diode, a reading of 0.7 volt will not be obtained। यानी कि अगर वोल्टमीटर आइसोलेटेड डायोड के क्रॉस अगर हम वोल्टमीटर लगाएंगे तो 0.7 वोल्ट हमें प्राप्त नहीं होगा। ये सिर्फ किस लिए बनाया गया है वो भी देख लीजिए। द बैटरी यानी वीके, ये जो बैटरी है वीके, द बैटरी सिंपली रिप्रेजेंट्स द horizontal offset of the characteristic that must be exceeded to establish connection। यानी कि यह इसलिए दिखाया गया है ताकि उस डायोड के थ्रू एक हॉरिजॉन्टल क्या है, ये ऑफसेट है, यानी कि कम से कम 0.7 वोल्ट आपको अप्लाई करना पड़ेगा, तभी यह कंडक्शन स्टेट में आएगा, तभी इसके थ्रू करंट फ्लो हो पाएगी। यानी 0.7 वोल्ट एंड अबव 0.7 वोल्ट या उससे अधिक देंगे तभी कंडक्शन स्टेब्लिश होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये वीके इसलिए लगा हुआ है। तो मुझे लगता है ये तीनों पार्ट अब क्लियर हो गया है। समराइज कर दूं, ये डायोड आइडियल डायोड लगा हुआ है डायरेक्शन ऑफ करंट को बताने के लिए। आर एवरेज चूंकि स्टेब्लिश होगा तो पीस वाइज लीनियर हम किए हैं, तो वो ऑपरेटिंग कंडीशन से आर एवरेज मतलब जो दो पॉइंट के बीच में हम लेंगे वो रेजिस्टेंस है। और वीके क्या बता रहा है कि ये कंडक्शन की डायरेक्शन को अपोज करने वाला, यानी कि ताकि ये रहे कि कम से कम 0.7 वोल्ट हम देंगे तभी इसके थ्रू कंडक्शन पॉसिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सिंप्लीफाइड इक्विवेलेंट सर्किट में। ये दूसरे तरीके का है। देखिए थोड़ा सा क्या है, हमने जो अप्रोक्सीमेशन किया है वो पीस वाइज लीनियर था, अब इसको सिंप्लीफाइड इक्विवेलेंट सर्किट हम कहते हैं। थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया है। सिंप्लीफाई का सेंस क्या है, उसी ग्राफ को जो हम लोग ने यहां से यहां ऐसे पॉइंट किया था और इसको हमने एक स्लोपिंग दिखाया था, स्लोपिंग सेक्शन दिखाया था, तो उसको हमने क्या कर दिया, इसको हमने अप्रोक्सीमेट कर दिया, हमने इसको वर्टिकल कर दिया। जब वर्टिकल कर देंगे तो आर एवरेज, चूंकि आपको पता है कि जो आर एवरेज जो होता है वो कैसे डिफाइंड होता है, डेल्टा वीडी अपॉन डेल्टा आईडी। तो यहां पर क्या है, वोल्टेज में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो आर एवरेज क्या है, जीरो है। तो यहां पे क्या होगा, जब आर एवरेज जीरो हो गया तो यहां पे इक्विवेलेंट सर्किट में ये रेजिस्टेंस हमारा नहीं रहेगा यहां पर। ठीक है। फॉर मोस्ट एप्लीकेशंस द रेजिस्टेंस आर एवरेज इज सफिशिएंटली स्मॉल टू बी इग्नोर्ड इन कंपैरिजन टू द अदर एलिमेंट्स ऑफ द नेटवर्क। यानी जो हमारे सर्किट में अन्य जो हमारे नेटवर्क में जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनके तुलना में हमारा आर एवरेज क्या होता है, काफी छोटा होता है, और उस वजह से हम इसको क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, हम लोग छोड़ सकते हैं। तो वो हमने छोड़ दिया, तो थोड़ा ये सिंप्लीफाई हो गया। तो यहां पे क्या है, सिर्फ आइडियल डायोड और ये अपोजिंग वोल्टेज। सो आर एवरेज इज रिमूव्ड फ्रॉम इक्विवेलेंट सर्किट। हमने इक्विवेलेंट सर्किट से आर एवरेज को हमने रिमूव कर दिया, हटा दिया। This approximation is frequently employed in semiconductor circuit analysis। Semiconductor circuit analysis में ये approximation जो है वो बहुत frequently यूज होता है कि हम वहां पर R average कम होने की वजह से उसको हम लोग छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। अब आते हैं हम क्या है, आइडियल, यानी कि इसमें क्या है, हम R average छोड़ दिए लेकिन हमारा ये अपोजिंग वोल्टेज 0.7 वाला वोल्ट हमारा ये पड़ा हुआ है। यानी कि 0.7 वोल्ट जब हम देंगे तो कंडक्शन हमारा स्टार्ट होगा, 0.7 वोल्ट या उससे अधिक देंगे तभी कंडक्शन होगा, नहीं तो कंडक्शन नहीं होगा। तो चलिए चलते हैं हम लोग आइडियल इक्विवेलेंट सर्किट। अब इसमें देखिए आइडियल इक्विवेलेंट सर्किट, आपको ये ग्राफ भी याद आ रहा होगा। यहां पर क्या था, हम लोगों ने जब शुरुआत में पिछले लेक्चर में शुरू में ही हमने देखा था आइडियल डायोड के बारे में। रिवर्स बायस में कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, फॉरवर्ड बायसिंग जरा सा भी होगा तो ये करंट फ्लो करेगी। तो यहां पर क्या होगा, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस या कहें आर एवरेज क्या होगा, ये जीरो होगा। ठीक है। हियर आर एवरेज इज रिमूव्ड एज अर्लियर, यानी सिंप्लीफाइड इक्विवेलेंट सर्किट में हमने देखा था आर एवरेज जिस वजह से रिमूव किया गया था वो उसी वजह से यहां भी हमने रिमूव कर दिया गया है। यहां पर क्या है, Vk is equal to 0.7 volt level can often be ignored in comparison to the applied voltage level। देखिए यहां पर क्या है, अप्रोक्सीमेशन को थोड़ा हमने और किया और अप्रोक्सीमेट किया। क्या कहा कि अगर अप्लाइड वोल्टेज लेवल अगर सफिशिएंटली है 0.7 वोल्ट लेवल से अगर काफी ऊपर है तो हम 0.7 वोल्ट लेवल को भी हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। तो इग्नोर कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा सिर्फ क्या बचेगा, आइडियल डायोड। यानी कि यहां पर सिर्फ आइडियल डायोड होगा, यानी कि जैसे ही हम कुछ वोल्टेज देंगे हमारा ये करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए अप्रोक्सीमेशन है। ठीक है। तो समरी क्या है वो देख लीजिए। समरी में क्या है, पहले हमने अप्रोक्सीमेट किया पीस वाइज लीनियर मॉडल से। पीस वाइज लीनियर मॉडल हमारा क्या है, एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है, तो ये स्लोप है, तो इस वजह से हमने यहाँ आर एवरेज निकाला और उसकी वैल्यू आर एवरेज आई।
और ये अपोजिंग वोल्टेज है, यानी कि कंडक्शन स्टार्ट करने के लिए इस पॉइंट तक, वी के पॉइंट तक, चाहे वो सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट हो या फिर जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट हो, जो भी डिफाइंड हो, वो वी के यहाँ अपोजिंग वोल्टेज यहाँ है। यानी कि इस डायोड के थ्रू अगर आपको करंट कंडक्शन करवाना है, करंट फ्लो करवाना है, तो आपको इतना वोल्टेज, आपको वी के वोल्टेज से अधिक वोल्टेज देना पड़ेगा। इसके बाद देखिए समरी में क्या है, दूसरा क्या, सिंप्लीफाइड मॉडल। सिंप्लीफाइड मॉडल में क्या था, अगर हमारा नेटवर्क का रेजिस्टेंस, अगर एवरेज रेजिस्टेंस आर एवरेज से काफी ज्यादा है, तो हम यहाँ आर एवरेज को इग्नोर कर सकते हैं। यानी कि ग्राफिकली अगर देखें तो ये यहां से यहां तक ये, और इसके बाद ऐसे, यानी कि वीके से पहले कोई करंट नहीं फ्लो करेगी और वीके पर करंट फ्लो करना शुरू करेगी, रेजिस्टेंस यहां पर नहीं है। थर्ड जो था हमारा, वो था आइडियल डिवाइस के बारे में। आइडियल डिवाइस में क्या अप्रोक्सीमेशन हमने और किया, यहां पर क्या हमने जूम किया, अगर हमारा नेटवर्क का रेजिस्टेंस एवरेज रेजिस्टेंस से ज्यादा है और हमारा जो वोल्टेज लेवल है वो वीके वोल्टेज लेवल से ज्यादा है, तो हम वीके को भी इग्नोर कर सकते हैं, यानी कि कंडक्शन तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमारा अप्रोक्सीमेशन का जो कंसेप्ट था, वही अप्रोक्सीमेशन हमने इक्विवेलेंट सर्किट में हमने आपको समझाया है। और वो इसलिए समझाया है क्योंकि सर्किट में डायोड हमारा जो होता है वो नॉन लीनियर होता है, और हमारा जो केवीएल केसीएल अगर हमें अप्लाई करना है तो हमें उसका इक्विवेलेंट सर्किट हमें बनाना पड़ेगा। तो ये था आपका समरी। आगे बढ़ते हैं कंसेप्ट ऑफ जंक्शन कैपेसिटेंस पे। कंसेप्ट ऑफ जंक्शन कैपेसिटेंस में देखिए, जब हम पीएन जंक्शन की बात करते हैं तो पीएन जंक्शन में एक साइड पी है, दूसरी साइड एन है, और उसके बीच में जंक्शन है। और जंक्शन पे क्या है, हमारे नेट पॉजिटिव आयन है और नेट निगेटिव आयन है। ठीक है, तो वहां पर एक क्या होता है, जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, उसी टाइप का हमारा जो है यहाँ पर एक कैपेसिटर एपियर होता है, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये जो कैपेसिटेंस एपियर होता है, हमको दोनों कंडीशन पढ़ेंगे, रिवर्स बायस कंडीशन में और फॉरवर्ड बायस कंडीशन में। और हम देखेंगे रिवर्स बायस कंडीशन में जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है ट्रांजिशन और डिप्लीशन रीजन कैपेसिटेंस पढ़ना है, जिसको हम सीटी से रिप्रेजेंट करेंगे। और फॉरवर्ड बायस में जो हमारी मुलाकात होगी वो होगी डिफ्यूजन और स्टोरेज कैपेसिटेंस है, जिसको हम सीडी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इन टॉपिक्स पे डायरेक्टली जाने से पहले थोड़ा सा मैं आपको कंसेप्ट देना चाहूंगा कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है। वो ये है कि एवरी इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल डिवाइस इज फ्रीक्वेंसी सेंसिटिव, यानी कि सभी इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल डिवाइस हमारे जो होते हैं वो फ्रीक्वेंसी सेंसिटिव होते हैं। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, आप ये समझ लीजिए कि इवन रेजिस्टेंस भी फ्रीक्वेंसी सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, कैपेसिटेंस इंडक्टेंस तो होते ही होते हैं, रेजिस्टेंस भी फ्रीक्वेंसी सेंसिटिव होते हैं, इसका हमें ध्यान रखना पड़ता है। सो द टर्मिनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी डिवाइस विल चेंज विथ फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो डिवाइस है, जो कंपोनेंट है, उनकी जो टर्मिनल कैरेक्टरिस्टिक है वो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से परिवर्तित हो सकती है। हाई फ्रीक्वेंसी है, उसका व्यवहार दूसरा है, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है, उसका व्यवहार दूसरा हो सकता है, लो फ्रीक्वेंसी है, उसका व्यवहार दूसरा होगा। तो वही हमें कंसिडर करना है। वो देखिए, ये जो बेसिक फॉर्मूला है, जो कि इसको हम कहते हैं क्या, रिएक्टेंस, XC इज इक्वल टू 1/2 पाई FC। और आपको पता है जो XC है, यानी कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, वो क्या है, वो क्या होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इट इज द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ AC, यानी कि AC सिग्नल को क्या करता है, अपोज करता है। और इसकी भी जो यूनिट होती है क्या होती है, ओम्स होती है। मतलब जैसे रेजिस्टेंस आप पढ़े हो, उसी तरह कैपेसिटेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है, जो कि AC के फ्लो को अपोज करता है। तो देखिए, एट लो फ्रीक्वेंसी XC विल बी वेरी हाई ओपन सर्किटेड, सो इट कैन बी इग्नोर्ड। यानी कि आप इसको डायरेक्टली ऐसे समझिए, लो फ्रीक्वेंसी यानी कि अगर आप डीसी मान लेते हैं, डीसी में क्या होता है, डीसी में क्या होता है, डीसी के लिए एफ की जो वैल्यू, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। सो अगर डीसी की बात करें 1/0 का मतलब क्या हो जाएगा, वेरी हाई वैल्यू, यानी कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू XC की वैल्यू होगी, बहुत हाई होगी। बहुत हाई होगी तो क्या हो जाएगा, एक तरीके से क्या, ओपन सर्किट, ओपन सर्किट हो गया। यानी कि यहां पर जो हम सिंबलाइज करते हैं, यहां पर जो सिंबल के साथ कैपेसिटिव जो हमने कैपेसिटर दिखाया है, या तो CT होगा या CD होगा, जो जैसा कि हमने अभी जस्ट पढ़ा था कि दो तरीके का होता है, क्या है, ट्रांजिशन और
डिफ्यूजन कैपेसिटेंस, तो इसके पैरेलल में आएगा। तो अगर डीसी हुआ यानी कि डीसी ऑपरेशन हुआ, डायोड में सिर्फ डीसी सर्किट, डीसी करंट हमने दिया या डीसी वोल्टेज हमने दिया, तो वहां पर ये ओपन सर्किट हो जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहां पर देख लीजिए, फिर से मैं रिवाइज करा दूं। डीसी के लिए एफ की वैल्यू 0, तो 1/0, एक्ससी की वैल्यू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट। तो ओपन सर्किट होगा, यहां पर कुल मिला के यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एट हाई फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा, यानी एफ की वैल्यू ज्यादा, एफ की वैल्यू हाई वैल्यू, जब ये हाई वैल्यू होगा यानी 1 अपॉन हाई वैल्यू, तो 1 अपॉन हाई वैल्यू यानी कि एक्ससी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत स्मॉल, एक्ससी विल बी वेरी स्मॉल। जब एक्ससी की वैल्यू स्मॉल होगी यानी कि वो शॉर्ट सर्किट जैसा व्यवहार करेगा, सो द रिस्पॉन्स ऑफ द नेटवर्क विल बी अफेक्टेड। अब क्या होगा, जो नेटवर्क का जो रिस्पॉन्स होगा वो अफेक्ट होगा, प्रभावित होगा। क्यों, वो देखिए, जब जो सिग्नल है यानी एसी सिग्नल है और उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है, और हाई फ्रीक्वेंसी पे ये जो कैपेसिटेंस है ये कैसा व्यवहार करेगा, शॉर्ट सर्किट जैसा व्यवहार करेगा। अगर ये शॉर्ट सर्किट व्यवहार करेगा तो आप इसको एज्यूम करिए, सपोज करिए हम में कोई सिग्नल है जिसको हमें प्रोसेस करना है और हम चाहते हैं वो सिग्नल किसी सर्किट में वो सिग्नल फ्लो ना करे, यानी कि वो करंट उसके थ्रू फ्लो ना करे, हम ये चाहते हैं। लेकिन क्या होगा, क्योंकि वो सिग्नल हाई फ्रीक्वेंसी का है और हाई फ्रीक्वेंसी की वजह से क्या है, ये शॉर्ट सर्किट जैसा व्यवहार करता है, यानी कि रिवर्स बायस अवस्था में हम चाहते थे कि वो करंट उसके थ्रू फ्लो ना करे, लेकिन ये शॉर्ट सर्किट होने की वजह से वो करंट फ्लो कर जाएगी। तो ये दिक्कत का विषय है। तो ध्यान रखिएगा इसको कि लो फ्रीक्वेंसी या फिर डीसी ऑपरेशन में हम इस कैपेसिटेंस के सिंबल को हम डायोड के साथ रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। लेकिन ये दिक्कत क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी पे ये दिक्कत है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है। तो चलिए एक्चुअल टॉपिक पे हम चलते हैं। जैसा कि हमने दो तरीके का पढ़ा था, वो क्या था, पढ़ा था हम लोगों ने ट्रांजिशन और डिप्लीशन रीजन कैपेसिटेंस, और दूसरा था हमारा डिफ्यूजन कैपेसिटेंस। तो हम शुरू करते हैं कहां से, पहले वाले पार्ट से, ट्रांजिशन और डिप्लीशन रीजन कैपेसिटेंस, जिसको हम सीटी से रिप्रेजेंट करते हैं। पहली चीज तो ये किस में आती है, इन रिवर्स बायस कंडीशन। तो ये डायग्राम आप देख लीजिए, ये रिवर्स बायस कंडीशन दिखाया गया है। P is connected to negative terminal of the battery, N is connected to positive terminal of the battery, और इसमें डिप्लीशन विड्थ हमारा sufficiently high है। The ability of the material to store electric charge is called capacitance। ये बेसिक परिभाषा है कैपेसिटेंस की। किसी मटेरियल की जो एबिलिटी है, जो क्षमता है, टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज, अगर इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर करने की क्षमता है तो वहां पर वो कैपेसिटेंस वहां पर एग्जिस्ट करता है। The depletion region is made of immobile positive and negative ions। जो डिप्लीशन रीजन है वो क्या है, पॉजिटिव आयन है और निगेटिव आयन है, और वो भी कैसे हैं, इमोबाइल है, यानी मूव नहीं कर सकते हैं, मूव नहीं कर सकते हैं, यानी कि इसके थ्रू कोई भी कंडक्शन संभव नहीं है, यानी कि एक तरीके से क्या है, ये इंसुलेटर जैसा व्यवहार करता है। P type and N type region acts like the electrodes और कंडक्टिंग प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। देखिए कैपेसिटर फॉर्म होने का जो तरीका है वो हम आपको सिखा रहे हैं कि ये जो डिप्लीशन रीजन में है ये हमारा क्या है, पॉजिटिव आयन, ये हमारा क्या है, निगेटिव आयन, और ये इमोबाइल है, यानी मूव नहीं कर सकते हैं, तो ये इंसुलेटर जैसा व्यवहार करेंगे। और जो P है हमारा क्या है, इसमें मेजोरिटी होल्स हैं, और हमारा जो N है इसमें मेजोरिटी हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, यानी P और N हमारे क्या है, कंडक्टिंग प्लेट की तरह भांति काम करेंगे, और हमारा ये क्या है, एक डाइलेक्ट्रिक की भांति काम करेगा। तो अब हमें कैपेसिटर एक ऑलमोस्ट क्या है, हमारा कैपेसिटर जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, उसमें यही होता है। द डिप्लीशन रीजन एक्ट्स लाइक द डाइलेक्ट्रिक और इंसुलेटिंग मटेरियल। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो डिप्लीशन रीजन है वो हमारा एक डाइलेक्ट्रिक या फिर एक इंसुलेटिंग मटेरियल की भांति काम करता है। Thus, PN जंक्शन डायोड कैन बी कंसिडर्ड एज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी कि PN जंक्शन डायोड को हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की भांति एज्यूम कर सकते हैं। P और N हमारे इलेक्ट्रोड हो गए या प्लेट्स हो गए, और हमारा क्या है, और प्लेट्स के बीच में ये जो डिप्लीशन रीजन है वो क्या है, वो डाइलेक्ट्रिक हो गया, बन गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। द कैपेसिटेंस ऑफ द रिवर्स बायस PN जंक्शन डायोड डिक्रीजेज व्हेन रिवर्स वोल्टेज इंक्रीजेज। अब देखिए क्या कहा जा रहा है कि कैपेसिटेंस ऑफ रिवर्स बायस PN जंक्शन डायोड डिक्रीजेज, यानी कैपेसिटेंस की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती है जब रिवर्स वोल्टेज हमारा बढ़ता है। उसका भी वजह मैं बता दे रहा हूं, वो देख लीजिए।
इससे समझना आपको आसान होगा मैथमेटिकली। कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू एप्सिलॉन A बाई D, बेसिक फॉर्मूला अब पढ़े हुए हैं, जहां पे एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक की परमिटिविटी है। A क्या है हमारा, एरिया ऑफ द प्लेट्स है। हमारा जो स्मॉल d है वो क्या है, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स। तो यहाँ पर ट्रांजिशन और डिप्रेशन रीजन कैपेसिटेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये हमारा क्या है, P और N क्या है, हमारे इलेक्ट्रोड्स हैं, और जो हमारा स्मॉल d है यही हमारा क्या है, डिप्लीशन विड्थ है। जो डिप्लीशन विड्थ है वो यही है। अब देखिए जो हमने पिछले पॉइंट में हमने बताया था ये कि हमारा जो कैपेसिटेंस है रिवर्स बायस में उसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती है। कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज करती है जब हमारा रिवर्स वोल्टेज बढ़ता है। तो वो क्या है, यहां से कोरिलेट कर सकते हैं। जब रिवर्स वोल्टेज बढ़ेगा तो डिप्लीशन विड्थ बढ़ेगा। ये कंसेप्ट हम लोग पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। स्टार्टिंग में मुझे उस समय जो है जब हम लोगों ने नो बायस, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस कंडीशन पढ़ाया था, उसमें मैंने पूरा स्पष्ट किया था कि कैसे डिप्लीशन विड्थ बढ़ता है और कैसे घटता है। तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। क्लियर है ये कि जब रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ाएंगे डिप्लीशन विड्थ हमारा बढ़ेगा। जब डिप्लीशन विड्थ बढ़ेगा, यहां देखिए मैथमेटिकली डिप्लीशन विड्थ यानी ये डी हमारा बढ़ा, जब डिनोमिनेटर हमारा बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। द फैक्ट दैट capacitance is dependent on the applied reverse bias potential has application in a number of electronic system। यानी कि ये जो प्रॉपर्टी है कि रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ाने से कैपेसिटेंस हमारा प्रभावित होता है, ठीक है। यानी कि जो कैपेसिटेंस की जो वैल्यू है वो अप्लाइड रिवर्स वोल्टेज के डिपेंडेंट है। इस प्रॉपर्टी का हम कई जगह कई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में हम उसका इस्तेमाल करते हैं, और उन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में इस्तेमाल करने के लिए एक एग्जांपल है आपका वैरेक्टर डायोड। जो वैरेक्टर डायोड क्या होता है, उसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं वोल्टेज वेरिएबल कैपेसिटेंस, यानी रिवर्स बायस वोल्टेज के अनुरूप कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज कर सकते हैं हम लोग। आते हैं नेक्स्ट इसमें, और क्या है इसमें ट्रांजिशन और डिप्लीशन कैपेसिटेंस में। ऑल्सो इन अ फॉरवर्ड बायस डायोड द ट्रांजिशन कैपेसिटेंस एग्जिस्ट। ये ध्यान रखिएगा कि फॉरवर्ड बायस हम आते हैं तो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में क्या होगा, उसमें भी ट्रांजिशन कैपेसिटेंस हमारा एग्जिस्ट करता है, लेकिन बट द ट्रांजिशन कैपेसिटेंस इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द डिफ्यूजन कैपेसिटेंस। यानी कि फॉरवर्ड बायसिंग में जो चूंकि हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया था कि फॉरवर्ड बायसिंग में हमारा क्या होता है, डिफ्यूजन कैपेसिटेंस होता है। लेकिन आपको बता दें कि चूंकि हम ट्रांजिशन पढ़ रहे हैं, ट्रांजिशन में आपको बता दें अभी से कि फॉरवर्ड बायसिंग में भी ट्रांजिशन कैपेसिटेंस एग्जिस्ट करता है, लेकिन जो ट्रांजिशन कैपेसिटेंस की जो वैल्यू होती है वो काफी स्मॉल होती है डिफ्यूजन कैपेसिटेंस की तुलना में। हेंस ट्रांजिशन कैपेसिटेंस इज नेग्लेक्टेड इन फॉरवर्ड बायस डायोड। यानी कि फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन में ट्रांजिशन कैपेसिटेंस को हम लोग इग्नोर कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। चलिए अब आ ही गए हम लोग डिफ्यूजन और स्टोरेज कैपेसिटेंस पे। तो सबसे पहली बात क्या है, डिफ्यूजन और स्टोरेज कैपेसिटेंस किसमें होगा, इन फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस में होगा। और ये आपका सर्किट आपको ध्यान ही रहा होगा, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो डिप्लीशन विड्थ यहां क्या होगी, कम होगी। डिफ्यूजन कैपेसिटेंस इज मच लार्जर देन द ट्रांजिशन कैपेसिटेंस। जो डिफ्यूजन कैपेसिटेंस की जो वैल्यू होती है वो ट्रांजिशन कैपेसिटेंस से काफी अधिक होती है। द डिफ्यूजन कैपेसिटेंस occurs due to stored charge of minority electrons and minority holes near the depletion region। अभी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे क्यों डिफ्यूजन कैपेसिटेंस इज मच लार्जर देन ट्रांजिशन कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस हाई होने के लिए क्या होना चाहिए, कैपेसिटेंस क्या होता है, द एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर ज्यादा चार्ज स्टोर है तो वो ज्यादा कैपेसिटेंस होगा हमारा, उसको हम दिखाते हैं अभी आपको। The electrons majority carriers which crosses the depletion region and enter into the P region will become minority carriers of P region। यहां देखिए डायग्राम में यहां पे कहा यह जा रहा है, यहां पे जो N है हमारा N टाइप, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स हमारा मेजोरिटी कैरियर है। तो मेजोरिटी कैरियर जब चूंकि फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन है तो फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होगा, ढेर सारे हमारे होल्स यहां से क्या होते हैं, प्रेशर में इधर जंप करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर शिफ्ट करते हैं। तो इसी वजह से हमारा डिप्लीशन विड्थ भी घटता है।
इसमें होता क्या है, सब यहाँ पे देखिए मेजोरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ लेते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन्स हमारा जंप करके इधर जाएगा, जब जंप करके इधर जाएगा तो डिप्लीशन रीजन को जब क्रॉस जैसे ही करेगा, इस क्षेत्र में जब आएगा तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स जब इधर आया तो यहाँ पे क्या है, ये P क्या है, ये P साइड है, P साइड में मेजोरिटी होल्स है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, P साइड में एक तरीके से माइनॉरिटी कैरियर के रूप में हो गया। ठीक इसी तरीके से फिर से समझिए, सिमिलरली द होल्स majority carriers which cross the depletion region and enter into the N region will become minority carrier of the N region। यानी कि P टाइप में जो हमारे मेजोरिटी कैरियर होल्स थे, उस फॉरवर्ड बायसिंग की वजह से जब यहां से P साइड से N साइड में जब जाएंगे होल्स, तो यहीं से जाएंगे, यही रास्ता है। तो यहां पर क्या होगा एक्सक्यूज मी, यहां पर क्या होगा, यहां पर जब होल्स इधर आएंगे तो एन टाइप के लिए जो होल्स होंगे वो माइनॉरिटी कैरियर ही होंगे, माइनॉरिटी कैरियर के रूप में होंगे। अ लार्ज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स which try to move into another region will be accumulated near the depletion region before they recombine with the majority carriers। यानी कि ये तो बात स्पष्ट है कि जैसे होल्स यहां से इधर आया तो ये इलेक्ट्रॉन से रिकम्बाइन करेगा, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ का मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन्स अगर P साइड में गया तो ऑब्वियस सी बात है ये होल से रिकम्बाइन करेगा, लेकिन एज ऑफ सडन तुरंत नहीं रिकम्बाइन कर जाएगा, वो कहां से, यहीं से जाएगा। तो यहां पर क्या है, वहां पर उस समय जो है डिप्लीशन रीजन के पास हमारे जो चार्जेस हैं वो क्या हो जाएंगे, एक्यूमुलेट होंगे। यानी कि यहां से इलेक्ट्रॉन्स जंप करके यहां पर इलेक्ट्रॉन्स यहां पे एक्यूमुलेट हो जाएगा, यहां पर होल्स जंप करके क्या होते हैं, यहां पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे। जब इस तरह से एक्यूमुलेशन जब होगा, ज्यादा एक्यूमुलेट चार्ज करेंगे यानी इकट्ठा होंगे, तो हमारे पास क्या होगा, एज अ रिजल्ट a large amount of charge is stored at both sides of the depletion region। यानी डिप्लीशन रीजन के इधर और डिप्लीशन रीजन के इधर दोनों साइड में क्या होंगे, चार्ज हमारे, ढेर सारे चार्ज हमारे क्या हो जाएंगे, स्टोर्ड हो जाएंगे। इसलिए इसका नाम भी पढ़ा है क्या, दूसरा नाम क्या है इसका, स्टोरेज कैपेसिटेंस। डिफ्यूजन कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट और अप्लाइड वोल्टेज। डिफ्यूजन कैपेसिटेंस जो है वो डायरेक्टली क्या है, अप्लाइड वोल्टेज के प्रोपोर्शनल है। क्यों प्रोपोर्शनल है, क्योंकि आपको पता है कि जब हम यहाँ वोल्टेज बढ़ाएंगे, अप्लाइड वोल्टेज बढ़ाएंगे, फॉरवर्ड बायस में अप्लाइड वोल्टेज बढ़ाएंगे, तो क्या होगा, जो कैरियर का जो इंजेक्शन होगा, यानी कि होल्स का मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट क्या होगा, ज्यादा होगा, डिप्लीशन विड्थ क्या हो जाएगा, और घटेगा। तो उस वजह से क्या होगा, चार्ज का एक्यूमुलेशन और बढ़ेगा। जब चार्ज का एक्यूमुलेशन बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है डिफ्यूजन कैपेसिटेंस भी बढ़ेगा। इसीलिए कहते हैं क्या, डिफ्यूजन कैपेसिटेंस जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट और अप्लाइड वोल्टेज। यानी इफ लार्ज इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द डायोड, अ लार्ज अमाउंट ऑफ करंट इज accumulated near the depletion layer, as a result large diffusion capacitance occur। और उस वजह से क्या हो जाएगा, हमारा ढेर लार्ज डिफ्यूजन कैपेसिटेंस हमें प्राप्त होगा। ये है आपका समरी, ट्रांजिशन एंड डिफ्यूजन कैपेसिटेंस की समरी क्या है, ये ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया गया है। देखिए जो हमारा एक्स एक्सिस है वो वोल्टेज लेवल है, और जो वाई एक्सिस है कैपेसिटेंस लेवल को दर्शाया गया है, ये किसमें, पिकोफैराड में है। ठीक है, तो ये हमारा, ये क्या है, इसके लेफ्ट साइड क्या है, हमारा रिवर्स बायस है। तो रिवर्स बायस से हमने क्या पढ़ा था, सीटी पढ़ा था, यानी कि ट्रांजिशन और डिप्लीशन रीजन कैपेसिटेंस पढ़ा था। इधर क्या राइट साइड में क्या है, ये फॉरवर्ड बायस कंडीशन है, और फॉरवर्ड बायस में हमने क्या पढ़ा था, डिफ्यूजन और स्टोरेज कैपेसिटेंस पढ़ा था। और आपको बता दें हमने ये भी सीखा था क्या, यहाँ पर ट्रांजिशन और डिफ्यूजन दोनों होता है, लेकिन ट्रांजिशन की वैल्यू बहुत कम होती है तो हम इसको इग्नोर कर देते हैं, और ये अप्रोक्सीमेटली डिफ्यूजन कैपेसिटेंस के बराबर होता है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू दोस्तों।